हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं राजस्थान सेट जेवीएल जैसे एग्ज़ाम्स के लिए कॉमर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेके आऊँगी। तो मैं वो क्लासेस आज से शुरू कर रही हूँ। पहले हम अकाउंटिंग का पोर्शन पूरा करेंगे, उसके बाद अपन कॉस्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह वाली चीज़ों पे चलेंगे। तो बिना देरी किए हम क्लास को शुरू करते हैं। ये नोट्स मैंने बनाए हैं, कुछ अपन बुक्स में से पढ़ते हैं, कुछ अपन गूगल से सर्च करते हैं, पर जो भी है ऑथेंटिक है। कुछ भी इसमें फेक जैसा कंटेंट नहीं है। बस ये प्रॉमिस है कि इसमें फेक कंटेंट नहीं है। अगर आपको पीडीएफ जैसे कोई चीज़ चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं सोचूंगी फिर पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको हाथ से ही लिखकर याद करना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एंड हाँ, जैसे जैसे क्लासेस पूरी होगी वैसे हम पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी शुरू करेंगे, तो जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फर्स्ट है लेखांकन का इतिहास। लेखांकन प्रणाली का इतिहास ईसा से 4500 वर्ष पूर्व के बेबीलोनिया व इजिप्ट से मिलता है, जहाँ मजदूरी व करों के भुगतान के विवरण को मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। मोहनजोदड़ो की खुदाई से यह प्रमाणित होता है कि वैदिक काल से भारत में लेखांकन प्रणाली अपनाई जाती थी। आधुनिक द्वि अंकन प्रणाली का उद्भव सन 1494 में इटली के वेनिस नगर के गणितज्ञ लुकास पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक डी कंप्यूटिट सेट स्क्रूपिचरीज से माना जाता है। इसी कारण इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो जो इटली के वेनिस नगर है 1494 में, वहाँ पे जो गणितज्ञ थे लुकास पेसियोली, उनकी लिखित पुस्तक में इसका वर्णन मिलता है। इसी कारण इन्हें दोहरा लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौटिल्य चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजकीय आय व्यय के लेखांकन का विस्तारण वर्णन किया था। लेखांकन का अर्थ और परिभाषा है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति के व्यावसायिक लेन देनों की पहचान करना, उन्हें मौद्रिक रूप में मापना, बहियों में लिपिबद्ध करना, वर्गीकृत करना और अंत में सारांश तैयार करके निष्कर्ष निकालना शामिल है, ताकि संबंधित हितधारकों तक सूचनाएं प्रेषित की जा सकें। इसमें R.N. एंथोनी के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक इकाई में एक लेखा प्रणाली होती है। ये मुख्य रूप से व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को मौद्रिक रूप में एकत्रित करके सारांश बनाने, विश्लेषण करने तथा जानकारी देने के माध्यम है। AICP के अनुसार अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइज इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच are in part at least of a financial character and interpreting the result therefore। वही जो ऊपर हिंदी में कहा गया उसी चीज़ को एक तरह से इंग्लिश में कहा गया है। लेखांकन की शाखाएं उपक्षेत्र क्या क्या है। वित्तीय लेखांकन, इसका मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लेन देनों को व्यवस्थित ढंग से लिपिबद्ध करना, लाभ हानि खाते तैयार करना, वित्तीय स्थिति तुलनात्मक बैलेंस शीट प्रदर्शित करना। अगर स्टूडेंट आपको फ़ॉन्ट अगर फिर भी साफ साफ नज़र ना आए तो आप अपनी जो भी पिक्सल रेट होती है वाईटी के ऊपर, जो भी स्क्रीन होती है दिखने वाली, उसको डेटा होता है उसे आप बढ़ा लीजिए, इंक्रीज़ कर लेना। क्योंकि हो सकता है कि मैं पीडीएफ से पढ़ा रही हूँ तो आपको कुछ वर्ड ब्लर नज़र आए, लेकिन या तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर जो क्वालिटी होती है वो कम हो सकती है। तो आप इसकी क्वालिटी हायर करेंगे तो आपको सारे वर्ड्स दिखने लग जाएंगे। फिर लागत लेखांकन, इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादित वस्तुओं सेवाओं की कुल लागत, प्रति इकाई लागत ज्ञात करने और लागत पर नियंत्रण स्थापित करने से है। प्रबंधकीय लेखांकन, ये प्रबंधकों की नीति निर्धारण, योजना निर्माण, निर्णय और नियंत्रण स्थापित करने हेतु आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। कर लेखांकन, कर निर्धारण जैसे आयकर, वस्तु व सेवा कर आदि के उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सामाजिक दायित्व लेखांकन, किसी व्यवसाय द्वारा समाज को प्रदान की गई सुविधाओं तथा समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का लेखांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। टोटल मिला के जो अकाउंटिंग होती है वो हमारे जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं तब से शुरू होती है और बिज़नेस ख़त्म होने के बाद तक बनी रहती है, क्योंकि हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं पैसे, आई मीन मनी।
मनी के माध्यम से हम बिजनेस करने का सोच सकते हैं, क्योंकि अगर मनी हाथ में होगी तो हम स्टार्टअप की चीज़ें खरीदेंगे। फिर मनी को मैनेजमेंट की कौन सा पोर्शन कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, तो उसे भी हम अकाउंटिंग ही कहते हैं। क्योंकि एक तो उसका मनी का कलेक्शन करना, फिर उसे क्लासीफाई करना, समराइज़ करना कि इसका इतना बाँटना है, इस पैसे को इतना बाँटना है, इसको यहाँ पे खर्च करना है, और खर्च हुआ है तो वो कहाँ पे हुआ है, हमें कितना लॉस हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, वो पूरा ही अकाउंटिंग पे आता है। और फिर अकाउंटिंग में मैनेजमेंट कैसे ऐड हुआ, क्योंकि हम मैनेज करते हैं कि ये पैसा इतना यहाँ पे खर्च होगा, ये पैसा इतना यहाँ पे खर्च होगा, तो वो मैनेजमेंट ही होता है। ठीक है। पर पुस्तक लेखाकरण रेखाशास्त्र में अंतर, यानी बुक कीपिंग अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में अंतर। अर्थ मीनिंग, बुक कीपिंग क्या होती है? व्यावसायिक लेन देनों को प्राथमिक पुस्तकों में दर्ज करना। अकाउंटिंग दर्ज लेन देनों का वर्गीकरण, सारांश और विश्लेषण करना। अकाउंटेंसी यह ज्ञान का व्यवस्थित ढांचा है जो नियम व सिद्धांत बताता है। अब इसकी स्कोप क्षेत्र क्या है? बुक कीपिंग का क्षेत्र सीमित होता है, लेखांकन का पुस्तक पालन से ज़्यादा होता है, और लेखाशास्त्र का इसका क्षेत्र सबसे व्यापक होता है, क्योंकि इसमें बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी शामिल होती है। निर्भरता, बुक कीपिंग ये किसी पे भी निर्भर नहीं होता, क्योंकि ये फर्स्ट पे होता है, तो ये अपन ट्रांजिशन देख देख के खुद ही रिकॉर्ड करते हैं। और लेखांकन ये पुस्तक पालन पर निर्भर होता है, जहाँ पे पुस्तक पालन खत्म होता है वहाँ ये शुरू होता है। लेखाशास्त्र ये पुस्तक पालन तथा लेखांकन दोनों पे निर्भर होता है। कार्य क्या है? बुक कीपिंग के ये लिपिय प्रकृति का दैनिक कार्य है। अकाउंटिंग ये विश्लेषणात्मक और तकनीकी प्रकृति कार्य है। अकाउंटेंसी ये सिद्धांत और नियमों को लागू करने का कार्य है। लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं? इसको दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है आंतरिक उपयोगकर्ता, इंटरनल यूजर, स्वामी, व्यवसाय में पूंजी लगाने वाले जो लाभ हानि तथा सुरक्षा जानने चाहते हैं। प्रबंधक, नीति निर्धारण कुशल संचालन हेतु। कर्मचारी और अधिकारी वर्ग, बोनस, वेतन वृद्धि तथा रोजगार सुरक्षा के मूल्यांकन हेतु। बाह्य उपयोगकर्ता, लेनदार, आपूर्तिकर्ता, संस्था की साख और भुगतान क्षमता जानने के लिए। निवेशक, निवेश की सुरक्षा और लाभांश की स्थिति जानने के लिए। बैंक व वित्तीय संस्थान, ऋण की सुरक्षा और ब्याज भुगतान की क्षमता की जांच हेतु। सरकार व कर अधिकारी, करों के सही निर्धारण और नियमों के अनुपालन हेतु। शोधकर्ता और सामान्य समाज। फिर ये लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषता, विश्वसनीयता, सूचनाएं त्रुटि निष्पक्ष और सत्यापित करने की योग्य होनी चाहिए। प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, सूचनाएं निर्णय लेने में सहायक और समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। समझने योग्य, सूचनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तुलनात्मकता, वित्तीय विवरण इस प्रकार के होने चाहिए कि उन्हें तुलना पिछले वर्षों या अन्य फर्मों से की जा सके। विश्वसनीय प्रस्तुतिकरण, वास्तविक व सही आर्थिक स्थिति का चित्रण। लेखांकन की क्या क्या सीमा है? व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, लेखापाल के व्यक्तिगत अनुमानों और निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। गुणात्मक सूचनाओं का अभाव, इसमें केवल मौद्रिक लेन देनों का लिखा जाता है, कर्मचारी की कुशलता, ईमानदारी जैसे गुणात्मक तत्वों को छोड़ दिया जाता है। ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, संपत्तियों को उनके क्रय मूल्य पर दिखाया जाता है, जिससे वर्तमान का बाजार मूल्य का पता नहीं चलता, यानी मूल्य स्तर परिवर्तनों की अवहेलना होती है। दिखावटी व्यवहारों से प्रभावित, वित्तीय स्थिति वास्तविकता से बेहतर दिखाने के लिए खातों में हेरफेर संभव है। तो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास पूरी होती है, जिसमें हमने लेखांकन का परिचय पढ़ा। अब आगे हम इसके शब्दावली, इसके टर्म्स वगैरह जानेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको ऐसे ही जेवीएनएल, यूजीसी नेट, राशन सेट की तैयारी करनी है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे जैसे मैंने साइंस की क्लासेस पूरी कर दी, भूगोल की मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, वैसे ही मैं अकाउंटिंग और कॉमर्स की जो भी क्लासेस उसे कंप्लीट कराने का पूरी कोशिश करूँगी। पर आप पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।